अब क्या कहानी है, हम पावर की बात कर रहे थे। पावर हमने बताया था रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, पावर टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर दो टाइप का, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि रेट हमेशा दो टाइप का होता है। तो एवरेज पावर हमें पता है, वर्क डन इन एन इंटरवल ऑफ टाइम अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर इज dw बाय dt, छोटे से टाइम इंटरवल में जो वर्क हुआ। dw कैन बी रिटन एज f डॉट ds अपॉन dt। f ds बाई dt इज व्हाट v, f डॉट v, ऐसा आ गया। अब कोई इशू नहीं है इसमें। आप ऐसे देखो, हमारे पास ये f है, ये हमारे पास सपोज ds है, और इसी डायरेक्शन में कौन होगा, v होगा। v इज पैरेलल टू ds, ठीक है। सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो अब जरा देखो आप, f के अगर मैं दो कंपोनेंट लेता हूं, दिस इज f cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ ds या वेलोसिटी, तो दिस वुड बी टेंजेंशियल फोर्स। और एक ऐसे कंपोनेंट दैट इज f sin थीटा, दैट वुड बी नॉर्मल कंपोनेंट या सेंट्रीपिटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो f डॉट v को हम लिख सकते हैं f cos थीटा इंटू v। इट मीन्स f cos थीटा इज टेंजेंशियल फोर्स इंटू वेलोसिटी। सिंपल सी कहानी है, ऐसे ही पढ़ा हमने, ठीक है। इतनी बात। अब एक बात का ध्यान रखना, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स पावर में कोई रोल प्ले नहीं करता, और ऑब्वियस सी बात है, वर्क में ही रोल नहीं प्ले कर रहा तो पावर में भी कोई रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है। इतनी बात। तो पावर जो जब भी इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स। जैसे वर्क की बात कर रहे थे, वो भी सिर्फ किसकी वजह से था, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से। क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट। हम एक आधा सवाल कर लें, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। पावर पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो लिखो, बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट पावर। योगेश शर्मा, मैं कौन से फ्लोर पे हूं, इससे तुझे क्या करना है पहले बता। तो कौन से फ्लोर पे हो, ठीक है। मैं आसमान में हूं तो भी कोई फर्क ना पड़ेगा, जमीन पे हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्लास कर अपनी चुपचाप से। क्वेश्चन देखो, 5 बार पूछ लिया सवाल इसने। अब क्वेश्चन क्या है, बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट पावर। मतलब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, पावर कांस्टेंट है उसके ऊपर, ठीक है। इतनी बात। अब डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t, डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, पहला ऑप्शन t की पावर 3/4, दूसरा ऑप्शन t की पावर 3/2, तीसरा ऑप्शन t की पावर 1/4, चौथा ऑप्शन t की पावर 1/2। एक बॉडी है जिसपे पावर कांस्टेंट लग रही है, ठीक है। इतनी बात। आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, परेशान ना हो। मैंने क्या बोला, एक स्ट्रेट लाइन पे एक बॉडी चल रही है, ध्यान सुनना। क्वेश्चन में दे रखा है बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये बॉडी है, इस पे जो पावर है P, इट इज कांस्टेंट, ऐसा कुछ, ठीक है। ये दे रखा है। अब टाइम 0 पे पार्टिकल यहां पर था, s डिस्टेंस कवर्ड इज 0। टाइम t पे इसने डिस्टेंस कवर कर लिया s, तो बोल रहा है s किसके प्रोपोर्शनल है, s इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/4, t की पावर 3/2, t की पावर 1/2 या t की पावर 1/4।
ठीक है, इतनी बात, जल्दबाजी मत मचाओ, मुझे कर लेने दो। ठीक है, अब जरा देखो, सबसे पहले पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ठीक है, तो मैंने यहां एफ वी लिखा, डॉट वी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? एक बात ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो सेंट्रिपिटल फोर्स तो नहीं होगा, सिर्फ कौन सा फोर्स होगा? टेंजेंशियल। यस और नो? अरे भाई क्लियर है बात, एंगल जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो एफ और वी सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अब पावर कांस्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, P इज इक्वल टू वी, और फोर्स को लिख सकते हो m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। लिख सकते हो या नहीं? लिख सकते हो या नहीं, जल्दी बताओ। फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो। अब एक्सेलरेशन को आप dv अपॉन dt भी लिख सकते हो, तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज व्हाट? dv अपॉन dt। तो P इज इक्वल टू m v dv अपॉन dt। यस और नो? यस और नो भाई, जल्दी बताओ। ये आ गया। अब आप एक चीज देखो, मैं क्या करता हूं, मुझे s और t में रिलेशन चाहिए। यहां पर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे v और t में रिलेशन मिलेगा, v और t में रिलेशन मिलेगा। ठीक है, इतनी बात। अगर मैं सॉल्व करता हूं इक्वेशन को, v और t में मिलेगा, फिर मैं v को ds बाई dt लिख दूंगा। ये भी कर सकता हूं, हाँ या ना? या मैं क्या करूं, चलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो जरा देखो, p अपॉन m इंटू डी टी इज इक्वल टू v dv, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? जल्दी बताओ भाई। p अपॉन m डी टी इज इक्वल टू वी डी वी लिखा जा सकता है कि नहीं? जल्दी बोलो। लिख सकते हैं। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, अगले पेज पे जा रहा हूं मैं। इतना नोट कर लिया सबने? तो मेरा वीडियो पॉज तो नहीं है? वीडियो पॉज है या नहीं? नहीं है, ठीक है। अब अगले पेज पे आ जाओ, तो v dv इज इक्वल टू p अपॉन m dt। इंटीग्रेशन, p कांस्टेंट है, मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। ठीक है, इतनी बात। बेटा क्वेश्चन मैंने बोला था कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन में, 3 बार क्वेश्चन बोला, तब भी नहीं सुनते हो तुम लोग यार। मैंने क्या बोला था? पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, उस पे पावर कांस्टेंट है, तो s डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा? टाइम की पावर 3/4, 3/2, 1/4, t की पावर 1/2। ठीक है, अब मान लेते टाइम t में s चला, पावर कांस्टेंट है, तो पावर किसी भी मोमेंट पे f डॉट v होती है, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? f डॉट v होती है, ये बात पता है। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो f और v के बीच में एंगल जीरो है, तो मैंने डायरेक्टली से क्या लिख दिया? f इंटू वी। फोर्स को लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन, लिख सकता हूं एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे v और t में रिलेशन मिलेगा, v और t में रिलेशन आ जाएगा, तो फिर v और t का रिलेशन आ गया तो मैं v को ds बाई dt लिख लूंगा बाद में। ठीक है, तो जरा देखो, हमने अगले पेज पे ये कहानी बना दी सॉल्व करने से। टाइम जीरो पे वेलोसिटी जीरो, टाइम t पे v, तो इंटीग्रेट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड इज v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू p अपॉन m इंटू टी। यस और नो? यस और नो? अब v इज इक्वल टू अंडर रूट 2p अपॉन m और t की पावर हाफ। मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बताओ मुझे, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं भाई? बिल्कुल सही बात है, मैं लिख सकता हूं ऐसा। अगर मैंने ऐसा लिखा, अब मैं v को क्या लिख सकता हूं? v इज फंक्शन ऑफ टाइम, v इज फंक्शन ऑफ टाइम, देन v कैन बी रिटन एज व्हाट? ds अपॉन dt। लिख दें भाई, तो v क्या हो गया? ds अपॉन dt, यहां लिख देते हैं, ds अपॉन dt इज इक्वल टू अंडर रूट 2p अपॉन m t की पावर हाफ। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो ds इज इक्वल टू अंडर रूट 2p अपॉन m t की पावर हाफ dt, अगेन इंटीग्रेशन,
बेटा ये चीज कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। टाइम 0 पे s was 0, टाइम t पे इट इज s, तो लेफ्ट हैंड साइड कम्स आउट टू बी s इज इक्वल टू अंडर रूट 2p अपॉन m। अब यहां देखो t की पावर हाफ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2, तो कितना हो गया, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, s इज प्रोपोर्शनल टू 3/2। यस और नो, यस और नो भाई, जल्दी बताओ, सबको क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलो अगला क्वेश्चन नहीं करेंगे, आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक। देवांश क्या कहना चाहता है, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके भाई, क्या लिख रहा है, तुझे क्वेश्चन दिख रहा है जो मैं कर रहा हूं, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के तुझे क्या दिख रहा है भाई, ये कुछ भी बोल देते हैं यार। अबे 1/t लिखा है क्या, क्या आ रहा है, t की पावर 3/2, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के कैसे हो गया, पता नहीं भाई, अजीबोगरीब बातें कर लेते हैं। अब हेडिंग डालो एनर्जी, भाई वर्क पावर एनर्जी यही चैप्टर है, तो अब हम एनर्जी की बात करें, व्हाट इज एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी की कहानी क्या है, लिखो, तो हमने 7th 8th में कभी डेफिनेशन पढ़ी होगी, लिखो एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज measure of internal capacity of system, energy of system is, दक्ष जो मैं बोल रहा हूं वो लिख ले, तो टाइप कर रहा है, छोटा चैप्टर है बड़ा चैप्टर है, साला पता नहीं क्या क्या मतलब रहता है इन्हें। मैंने क्या कहा, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज मेजर ऑफ इंटरनल कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू वर्क, मैं लिख देता हूं एक बार अंग्रेजी में, एनर्जी ऑफ सिस्टम is measure of internal capacity of system to do work। बड़ा सही सा एग्जांपल है, मैं बताता हूं। फुटबॉल देखते हो सारे के सारे, देखते हैं, सभी देखते हैं ना। अब अगर आप फुटबॉल देखते हो तो कभी देखना रोनाल्डो किस हाइट तक ऊपर जंप कर पाता है वर्टिकली, बाकी लोग नहीं कर पाते शायद, उतना कोई भी नहीं कर पाता, 6-7 फीट नहीं भी ज्यादा कर जाता है वो अपनी, मतलब करीब करीब 8-9 फीट उसका हेड ऊपर होता है अगर वो प्रॉपर जंप मारे हेडर के लिए कभी, ठीक है। तो अब उसके अंदर क्या कहानी है भाई, उसके अंदर इंटरनल कैपेसिटी ज़्यादा है, जिससे वो क्या करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट उठ के क्या करता है, वर्क करता है, ऊपर जाता है, ठीक है। इतनी बात, नॉर्मल इंसान नहीं कर पाएगा, वैसा कर पाएगा भाई। अब एक बच्चा पूछ रहा कौन, अब रोनाल्डो को नहीं जानते, पोर्टुगल टीम का कैप्टन है, इस वक्त यूवेंटस में खेलता है शायद, है ना, ठीक है। हाँ 8-9 फीट तक हाइट तक चला जाता है ऊपर, मतलब वो क्या करता है, अगर उसे हेडर मारना हो तो वो वर्टिकल लीप ले करके, मतलब उसकी हाइट खुद 6 फीट से ऊपर ही है, और उसके ऊपर भी वो 7-8 फीट ऊपर चला जाता है, इतनी हाइट तक चला जाता है। तो मतलब दैट इज कि वो क्या कर रहा है, अपने वेट के अगेंस्ट ऊपर उठ रहा है, मतलब उसकी इंटरनल कैपेसिटी वर्टिकल हाइट गेन करने के लिए क्या है, काफी ज्यादा है। अब एक कह रहा सुपरमैन है वो, ये भगवान। चलो अब एक चीज देखो भाई, किसी भी सिस्टम की, यहां तो मैंने रोनाल्डो की बात करी, किसी भी सिस्टम की कुछ ना कुछ इंटरनल कैपेसिटी होती है जिससे वो कुछ वर्क कर सकता है। अब अगर मैं
तुम्हारी क्लास में 2-3 लोगों को लड़ा दूं तो जो तगड़ा होगा वो जीत जाएगा भाई, ठीक है, यानी कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने से कमज़ोर वाले को लपेट सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो तगड़ा है उसकी इंटरनल कैपेसिटी ज़्यादा है तुम्हें पीटने की, ठीक है भाई। अरे क्लियर है? ठीक। अब ये अगर रेस कराएं तो जो रेस में जीतता है हम ये कहेंगे कि उसकी इंटरनल कैपेसिटी ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी गेन करने की, जो रेस जीतेगा, ठीक है। तो डिफरेंट सेट्स हैं, तो लिखो एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, energy of system can exist in various forms energy of system can exist in various forms such as electrical energy। अब जैसे बैटरीज होती हैं, ठीक है, तो बैटरीज में एनर्जी स्टोर्ड होती है इन फॉर्म ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिकल फॉर्म। अरे हाँ या ना? तो जो सेल यूज करते हो आप, ठीक है, या मोबाइल की जो बैटरी है आपकी, उसमें एनर्जी स्टोर्ड है इन फॉर्म ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिकल फॉर्म, सच एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एटसेट्रा, बहुत फॉर्म्स हैं, ठीक है, इतनी बात। तो मतलब किसी भी सिस्टम में इंटरनल कैपेसिटी जो उसकी एनर्जी स्टोर हो सकती है वो बहुत फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ठीक है, इतनी बात, मैकेनिकल फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में, न्यूक्लियर, थर्मल, किसी भी फॉर्म में, ठीक है भाई। अब हमें इस चैप्टर में सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, इतनी बात। देवांश बता रहा हूं, मैंने तेरे लिखने से पहले बताया कि मुझे इस चैप्टर में सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है, बाकी कोई चीज नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो अब मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम। जब भी एनर्जी सिस्टम में दो फॉर्म्स में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इन दो फॉर्म में, इन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के सम को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, नोट कर लिया है? लिखो जरा, sum of kinetic and potential energy of system is referred as mechanical energy। sum of SOME वाला नहीं, SUM वाला, sum of kinetic and potential energy of system is referred as mechanical energy of system, is referred as mechanical energy of system। बस मुझे यही दो पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, बाकी जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी को मैं डिनोट करूंगा बाय कैपिटल के, पोटेंशियल एनर्जी को बाय कैपिटल यू एंड मैकेनिकल एनर्जी को बाय कैपिटल ई। ये ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में ये नोटेशन यूज करेंगे। अगर कहीं पर के लिखा है तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, यू लिखा है तो पोटेंशियल एनर्जी, एंड ई लिखा है तो मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं भाई, ठीक। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले जो छोटा है उसको खत्म करें, फिर बड़े की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? लिखो जरा, लिखो, इट इज फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, it is form of mechanical energy possessed by system
possessed by system by virtue of its motion, by virtue of its motion, मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। इतनी बात भाई, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म ही है, उन दोनों का सम मिलकर के क्या बना था, मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एक पार्ट है मैकेनिकल एनर्जी का, और ये सिस्टम में किस वजह से होता है, ड्यू टू मोशन ऑफ सिस्टम, ये कह रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास तीन टाइप की आएगी, ठीक है। पहला ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तीसरा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब एक और प्रॉब्लम है बेटा, ये तीन टाइप के तो आएंगे। अब इस चैप्टर में हम ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे, पहले ध्यान रखना। इस चैप्टर में जब रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर आएगा तो हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, और जब थर्मोडायनेमिक्स आएगी तो मैं आपको वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, ठीक है। जब सॉलिड स्टेट वगैरह आएगा कुछ भी, ठीक है। क्लियर है? अरे क्लियर है तो यस लिखो। मैंने क्या कहा, हम इस चैप्टर में सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इतनी बात। अब अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अगर कोई बॉडी या कोई पार्टिकल इस रास्ते पे चल रहा है और इसकी वेलोसिटी इस जगह पे ऐसे v है, बॉडी का मास m है। अब एक कह रहा y क्यों ऐसा करेंगे, अबे तूने रोटेशन पढ़ा है, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बता दूं मैं भाई। ये तीनों मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट होते हैं भाई, मैंने मना नहीं करा, ठीक है। मैंने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के तीनों पार्ट हैं, तीन डिफरेंट हैं, तो ये तीनों मैकेनिकल एनर्जी के पार्ट में, मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ किसको करेंगे, और मैं ना बताता ये दोनों नाम, और मैं सीधे ही करता तो तुम्हें हवा भी नहीं लगती, ठीक है। अब सुनो, पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज हाफ m v डॉट v। ये काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, हाफ m v डॉट v, ठीक है। इतनी बात। अब v डॉट v v स्क्वायर ही आएगा यार, सबको पता है, क्योंकि v और v के बीच में एंगल क्या है, जीरो ही है, हाँ या ना। तो हम उसे हाफ एम वी स्क्वायर बचपन से करते आए, लेकिन वो एक्चुअल में इसी वजह से था, ठीक है। इक्वेशन की डेरिवेशन भी होगी अंश, चिंता ना कर, इसी चैप्टर में होगी, परेशान ना हो, सब होगा, ठीक है। तो अब जरा देखो, काइनेटिक एनर्जीज हाफ एम वी डॉट वी। अब जरा देखो एक मिनट, ये आ गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। मैं एक काम और करता हूं, ऐसा भी कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, जल्दी बताओ मुझे। ऐसा भी कर सकता हूं, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, m इंटू वी इज वॉट, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो जरा देखो, मोमेंटम वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है शायद, और वेक्टर क्वांटिटी होता है, आपको पता है m इंटू वी होता है, हाँ या ना। तो आई कैन राइट इट एज k इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। और p स्क्वायर अपॉन 2m को मैं लिख सकता हूं p डॉट p अपॉन 2m। लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना। योगेश शर्मा लास्ट वाला, भाई p स्क्वायर है, और जरा देखो p डॉट p, इन दोनों में कोई अंतर है?
अब m इंटू वी पी है तो m स्क्वायर वी स्क्वायर को p स्क्वायर तो लिख ही सकता हूं भाई मैं, तो फिर क्या दिक्कत है। अब यहाँ आपको एक बॉडी, मैं ये सब लिखने के पीछे लॉजिक है कुछ, क्योंकि अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो किसी एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी नहीं पढ़ोगे, सिस्टम की पढ़ोगे, तब आपको खेल पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी तो हमारा काम इससे चल जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर से या पी स्क्वायर बाय 2m से, लेकिन अगले चैप्टर में नहीं चलेगा, तब फिर मुझे बतानी पड़ेगी ये बातें। ठीक है, अब एम स्क्वायर क्यों आया देवांश, हे भगवान, मैं ढक्कन आदमी, मैंने देख ऊपर न्यूमरेटर में m से मल्टीप्लाई करा तो m स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर में m कर दिया, कोई फर्क पड़ा इससे? कतई बोर्डम आदमी है, नहीं पढ़ा ना, तो फिर बात सही है यार। अब लिखो जरा, लिखो काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी सारी स्केलर होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, SI यूनिट जूल्स, and it is always positive, it can never be negative, it is always positive, it can never be negative। कभी नेगेटिव हो सकता है जरा बताओ? अबे मास तो होगा ही पॉजिटिव और वी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। हाँ जीरो जरूर हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा जीरो नहीं हो सकता है, मैंने सिर्फ क्या कहा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, दूसरी चीज लिखो, देवांश कह रहा वेलोसिटी नेगेटिव भी तो हो सकती है, उसी वेलोसिटी का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भाई? एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा, तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा भाई। तो ढक्कन आदमी क्यों लिख रहा है ऐसा? अब लिखो जरा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर सकती है। अब आप एक बात बताओ, अगर ये एक गाड़ी है, इसके अंदर मैं बैठ गया यहाँ ऑब्जर्वर, और यहाँ बैठ गया देवांश, और यहाँ दूसरा ऑब्जर्वर बिठा दिया O डैश, और गाड़ी V से चल रही है। ठीक है देवांश, जो O वाला ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी कितनी है देवांश की? O वाले ऑब्जर्वर के लिए 0 है, और जो O डैश वाला है उसके लिए कितनी है? हाफ इंटू मास ऑफ देवांश इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इतनी बात। अब एक और चीज, मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्क डन इज टेंजेंशियल फोर्स इनटू ds इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताया था कि नहीं बताया था, जो शुरू में हमने डेफिनेशन ली थी? यस और नो याद है? अरे कहा था ऐसा। ठीक है, एक बात बताओ, अगर सिर्फ सेंट्रिपिटल फोर्स होता तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती? वर्क जीरो हो जाता, वर्क जीरो हो जाता तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती। तो लिखो जरा, लिखो, टू चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, टू चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, to change kinetic energy of system, there must exist tangential component of force, there must exist tangential component of force। होना चाहिए नहीं होना चाहिए पहले बताओ? अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज नहीं करेगी। देयर मस्ट एग्जिस्ट टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, इतनी बात।
तो काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के लिए टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होना जरूरी है। ठीक है, इतनी बात। अब ये तो बात हो गई किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब हम मेन काम पे आते हैं। पारस चावला कह रहा है और वर्क डन होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, वर्क डन तो होगा ही होगा अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट है, वो तो ऑब्वियस सी बात है भाई, चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो उस चीज को। लाइट क्यों चली गई? अब देखो भाई, अब एक काम करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं इस चैप्टर में जो हमें करनी है। ठीक है, दैट इज कंजर्वेटिव, और 2 साल ये लगा रहेगा आपके साथ, एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पाएंगे। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या होता है, बस ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी बात। अब सुनो भाई, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, अब देखो एक मिनट, सबसे पहले हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें। ये रुक जाओ, इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता दूं, तब जाओ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, तभी इसे लिखो तो समझ में ज्यादा आएगा। थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी पहले जान लेते हैं, फिर बाकी बाद में जानेंगे। डिनोटेड बाय यू। ठीक है भाई, अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना भाई, यहीं पर सारा खेल है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कोई बताना चाहेगा? जो आपने पढ़ा हो बक दे कुछ। एनर्जी स्टोर्ड, mgh, हाइट की वजह से। रुक जा भाई, रुक जा, फिर लाइट चली गई यार। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, लिखो जरा, पहले डेफिनेशन लिख लो। इट इज फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इट इज फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी possessed by system, it is form of mechanical energy possessed by system due to configuration of system, due to configuration of system। अब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है शेप, साइज, पोजीशन एटसेट्रा। लिख लो, शेप, साइज, पोजीशन एटसेट्रा। अब मैं समझा रहा हूं, अभी मैंने कुछ बताया नहीं, मैंने आपको ये 6, 7, 8 वाली डेफिनेशन बता दी कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स व्हाट, कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उस सिस्टम का शेप कैसा है, साइज कैसा है, ठीक है, इतनी बात, और उसका हाइट क्या है, पोजीशन क्या है, जो भी। ठीक है, अब मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। ठीक, जैसे देवांश कोई बेकार सा सवाल पूछ ले, है ना, और मैं उसे 1-2 थप्पड़ मार दूं। ठीक है भाई, देवांश कहाँ मर गया, गायब हो गया, हट ही गया, नहीं है। ठीक है, अगर देवांश कोई सवाल पूछे बेकार सा और मैं उसे 1-2 रैपट मार दूं, तो देवांश मेरे सामने तो कुछ नहीं बोल पाएगा बेचारा, खा लेगा, लेकिन अंदर ही अंदर भर लेगा उस चीज़ को, और जैसे ही क्लास खत्म होगी बाहर जाके मुझे 2, 4, 10 गालियां सुनाएगा। ऐसे ही होता है, यस और नो? हाँ, गालियां सुनाएगा, रोएगा, जो मर्जी वो करेगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब मैंने उसे पीटा, ठीक है, इतनी बात,
जब मैंने उसे पीटा है तो इसका मतलब उस मोमेंट पे जरा देखो, जब मैंने उस पर फोर्स लगाया तो ये एक्सटर्नल फोर्स था, मैंने लगाया, ठीक है। उसकी बॉडी में एक फोर्स डेवलप हुआ होगा जो इसको पीटने से रोक जरूर रहा होगा। अभी एक और एग्जांपल दूंगा, चिंता ना करो। अभी तो ऐसे समझ लो कि अगर मैंने इसे मारा तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? गुस्सा तो भर ही जाएगा, तो एनर्जी है। और जब उस वक्त गुस्सा भर गया, उसके बाद जब वो क्लास से बाहर जाएगा तो उस गुस्से को निकाल देगा भाई, अपने दोस्तों के बीच में या कहीं भी। होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट ने कोई वर्क करा, ठीक है, उस सिस्टम ने एनर्जी क्या करी? स्टोर करी। दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। एक और एग्जांपल दे देता हूं, परेशान मत हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कितने लोगों को फिजिक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता है? वो आ जाओ, कोई एक आधा कोई ऐसे कह दो। अरे जिसको नहीं लगता अच्छा बिंदास बता दो। आर्यन बत्रा, देखो भाई। अब सृष्टि राठी, चलो सृष्टि को पकड़ लेते हैं। देखो भाई, एक और एग्जांपल बता रहा हूं। ये सृष्टि है भाई, ठीक है। अब क्या कहानी है? सृष्टि कौन सा काम करना अच्छा लगता है? मतलब जीवन में कोई काम करना अच्छा लगता हो, खेलना, एक्टिवा चलाना, चॉकलेट खाना, जो भी अच्छा लगता हो ये बता दे पहले एक बार, जल्दी बता। ड्राइविंग बाइक, अच्छा ठीक है, गाड़ी चलाना अच्छा लगता है। अच्छा एक बात बता, अगर तुझे मैं, घर वाले तुझे परमिशन दे दें कि जितनी मर्जी उतनी गाड़ी चला, थकेगी कभी? थकान होती है? नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत ही एक बढ़िया सा लॉजिक है कि हमें जो काम अच्छा लगता है उस काम में हम कभी नहीं थकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को फेसबुक या व्हाट्सएप पे दिन रात लगे रहना, काम चल जाता है। मुझे कभी नहीं थकान होती, मैं नेटफ्लिक्स पे कितनी भी सीरीज देख लेता हूँ रात दिन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब मतलब जो काम आपको अच्छा लगता हो, ठीक, उस काम में आप कभी नहीं थकते हो। यस और नो? यस और नो? ठीक है। मान लेते हैं सृष्टि को टीवी देखना अच्छा लगता है, ठीक है, रोडीज वगैरह देखना इसे अच्छा लगता है, आजकल यही देखते हो तुम लोग, ठीक है। अब तो भाई ये यहाँ टीवी है, इसके सामने बैठी हुई है चुपचाप से, ठीक है, और मजे से टीवी देख रही है, ठीक है। अब ये टीवी देख रही है, ठीक, तो ये मिनिमम एनर्जी स्टेट में है, स्टेबल है बिल्कुल ही। तो मजा आ रहा है इसे, कोई दिक्कत ही नहीं, कभी ये थकेगी नहीं, कितनी देर भी इसे टीवी दिखा लो, ठीक है। तो दिस इज मिनिमम एनर्जी स्टेट, ठीक है। मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, आराम से चुपचाप से बैठी हुई है, कोई थकान नहीं होने वाले से, ठीक है। अब कोई इशू है इसमें? पक्का ये बात क्लियर है ना कि जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हो जिसमें आपको मजा आ रहा होता है तो आप उसमें कतई नहीं थकते हो, तो उस वक्त आप में आपको ऐसा लगता ही नहीं कि मेरी एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब सुनो भाई, इसकी मदर आई या पिताजी आए, कोई आए, और उन्होंने इसे 10 बातें सुनाई, ठीक है, कि दिन भर टीवी देखती रहती है, कोई काम धाम नहीं है, पढ़ाई लिखाई छोड़ रखी है। ऐसा करते हैं ना पेरेंट्स? हाँ या ना? अरे मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो भाई, ठीक है, मैं अच्छी सी कहानी बता रहा हूँ। तो इसकी मदर ने इसे 2 4 10 बातें सुना दी, ठीक। अब जब इसकी मदर ने 2 4 बातें सुनाई, इसका मतलब इसकी मदर ने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, लगाया कि नहीं लगाया? अब वो ऐसा भी होता, हमारे जमाने में पेरेंट्स लट लेके आ जाते थे, तुम्हारे जमाने में सिर्फ बोलते ही हैं, ठीक है। तो अब ठीक है भाई, तो अब क्या कहानी है, इसके मदर ने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो सृष्टि का जवाब होगा कि मैं अभी 5 10 मिनट पहले टीवी के सामने बैठी हूँ, ये जवाब होता है, अभी थोड़ी देर हुई है। यस और नो? हाँ या ना? ऐसी होता है। तो जो इसकी मदर ने फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा ये सिस्टम, ताकि टीवी के सामने से ना जाना पड़े इसे। ऐसी होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? ठीक है। अब आप कोशिश तो करोगे कि भाई मैंने अभी स्टार्ट किया टीवी देखना, अभी 10 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन
घर वालों के सामने चलती नहीं है, तो इसकी माता जी से उठा करके यहां पढ़ने बिठा देंगे। तो इसकी मदर ने, एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क करा, एक्सटर्नल एजेंट ने क्या करा, वर्क अगेंस्ट विच फोर्स, अपोजिंग फोर्स बाय द सिस्टम। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पर मन लग रहा होगा इसका, अगर यहां बिग बॉस चल रहा है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं बिग बॉस, तो बिग बॉस ही लिख देते हैं भाई, ठीक है, इसका मन कर रहा होगा वहां बैठे रहने का, नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये अब हायर एनर्जी स्टेट में है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है, क्योंकि इसकी इच्छा के अगेंस्ट इसको वहां लेके गए हम, यस और नो। अरे भाई ठीक है, जैसे आजकल आईपीएल चल रहा है तो कुछ लोग आईपीएल में ही मजे ले रहे होंगे, ठीक है, तो इसको इसकी इच्छा के अगेंस्ट यहां ले गए, तो इसके अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क हुआ, तो इसमें एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई। ठीक है भाई, अब इसकी मदर जब तक देख रही है तब तक तो सही है, यहां बैठा हुआ है जबरदस्ती किसी तरीके से, इसमें एनर्जी क्या हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। अब जैसे इसकी मदर फिर से अपने काम धंधे में कहीं लग गई, कोई घर वालों को जो बाकी काम होते हैं वो कर रहे हैं, तो सृष्टि दोबारा से बैक टू दिस पोजीशन आ जाएगी, लोअर एनर्जी स्टेट में, यस और नो। अरे हां या ना, ठीक है। तो अब कहानी बता देता हूं, कहानी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, जब किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल एजेंट कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता है, ये एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स क्या कहलाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो सिस्टम उस डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट कोई क्या लगाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, इतनी बात। अब वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ सिस्टम इफ चेंजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, इतनी बात। तो जो वर्क डन अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, अब यहां पर एक और खेल है, रिस्टोरिंग फोर्स कंजर्वेटिव होना जरूरी है, कंजर्वेटिव होना जरूरी है, चलो वो अभी बता दूंगा मैंने, क्योंकि अभी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव नहीं बताया। ये बात तो क्लियर हो गई कि कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स होता है जिसके अगेंस्ट हम वर्क करते हैं, तो सिस्टम के अंदर एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। अब वो अपोजिंग फोर्स का भी कुछ नेचर होना चाहिए पर्टिकुलर, तब वो एनर्जी स्टोर होगी, हमेशा नहीं होगी। ठीक है, अब बता देता हूं, सुनो एक मिनट। अब हम फिजिक्स के टर्म में बात करें, मान लो मैं ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे चढ़ते हुए आ रहा हूं, ये सीढ़ियां हैं और मैं ऊपर चढ़ता हुआ आ रहा हूं, ठीक है, इतनी बात। तो एक बात बताओ, ये नीचे अपोजिंग फोर्स मुझे ऊपर जाने से रोकने के लिए कौन लग रहा है, एमजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है या नहीं लग रहा है, अरे यस और नो। तो जब मैं टॉप पे पहुंचा, तो आपको पता है अगर ये हाइट h है, तो आपने 9 10th में इतना तो पढ़ा हुआ है, आप कहते हो जब ये आदमी यहां पहुंचेगा तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई mgh, कहते हो कि नहीं कहते हो, दैट इज व्हाट, दैट इज वर्क डन अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज वर्क डन अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एनर्जी स्टोर हो गई। तो यानी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिंग फोर्स है या रिस्टोरिंग फोर्स है या कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसका नाम अभी तक नहीं लिया हमने। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आ जाते हैं, अब मैं आता हूं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पे, उसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की दोबारा से। ठीक है, आ रहा हूं बेटा, परेशान ना हो। अब सबसे पहले लिखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बेटा पूरी फिजिक्स हमारी डेली लाइफ पे ही बेस्ड है, ठीक है, कि हम क्या करते हैं वही सारी कहानी फिजिक्स है, और वैसा ही हमें फिर फल भी मिलता है, ये ध्यान रखना। ठीक, वो तो फिलोसफिकली फिजिक्स है ही, फिलोसफी कुछ नहीं है, आप जैसा कर्म करोगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, वो सिर्फ फिजिक्स का लॉ है, बाकी कोई लॉ नहीं। कर रहा हूं बेटा, अभी पूरी पोटेंशियल एनर्जी दोबारा पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो। पहले लिख कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, लिख लिया भाई। अब कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सबसे पहले लिखो कंजर्वेटिव फोर्स,
कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, लिखो, इफ वर्क इज डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, if work is done against conservative force, if work is done against conservative force, then if work is done against conservative force, then this work done against conservative force is stored as, this work done against conservative force, stored mat likho, this work done against conservative force is equal to change in potential energy of system. This work done against conservative force is equal to change in potential energy of system. मैंने क्या कहा, work done against conservative force is equal to change in potential energy of system. ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनो, इसी सृष्टि वाले एग्जांपल को ले लेते हैं। यहां सृष्टि है, यहां टीवी है, अब एक बात बताओ, यहां से जब ये यहां जाएगी तो एफ अपोजिंग आएगा कि नहीं आएगा? टीवी देखने से अगर पढ़ने जा रही है तो अपोजिंग फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? कोई भी नहीं जाना चाहता पढ़ने, ठीक है, किसी को अच्छा नहीं लगता पढ़ना, ठीक है। तो अब अगर इधर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिंग फोर्स आ रहा है, ठीक है, इतनी बात। तो यहां पर इसमें घर वालों ने जबरदस्ती भेजा तो इसमें गुस्सा सा भर जाता है, होता है बच्चों में आजकल, सारे ज़्यादातर यही करते हैं कि साले बेकार हैं घर वाले, जबरदस्ती पढ़ाने को बोल रहे हैं, पढ़ने को बोल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा ही होता है, अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, तो चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। भैया एफ अपोजिंग यहां पर क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव कहलाएगा, अगर स्टोर होती है तो, नहीं होती तो अलग बात है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स या डी डेल्टा यू, या इसी को और अच्छे से लिख दें, डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव। अगर बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करेंगे तो ऐसा लिखेंगे, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, जल्दी बताओ मुझे। माइनस साइन क्यों ले रहे हैं हितांशु सैनी? जरा डेफिनेशन पढ़ना हितांशु, मैंने क्या बोली है? अगेंस्ट, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज व्हाट? एफ डॉट डी एस। और अगेंस्ट लूंगा तो उसके सामने क्या लगाऊंगा? माइनस साइन लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा भाई हितांशु? ठीक है। और एक और चीज बेटा, जब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कभी भी होगा वर्क तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। आप एक बात बताओ, आप जमीन से, मेरी बात सुन लो पहले, ये लिखना अच्छा नहीं होता कि समझ नहीं आया, ये नहीं आया, जितना आराम से मैं बता रहा हूं कोई नहीं बताएगा, ठीक है। पहले सुन लो पहले, तब उसके बाद कंक्लूजन निकाला करो, कंक्लूड मत करा करो किसी चीज को, पहले बता रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं ग्राउंड से छत की तरफ आ रहा हूं, ग्राउंड फ्लोर से छत की तरफ आ रहा हूं सीढ़ियों से, तो एक बात बताओ, एमजी किधर लगेगा मेरे ऊपर? एमजी किधर लगेगा, जल्दी बोलो। डाउनवर्ड लगेगा। तो मैं एमजी के अगेंस्ट आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, पहले बताओ। एमजी के अगेंस्ट आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं? तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है घट रही है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और अगर आप छत पे हो और मैं आपको हल्का सा धक्का दे दूं, ठीक है, अब आप किस साइड में जा रहे हो, किसकी तरफ जा रहे हो? नीचे की तरफ जा रहे हो। और एमजी किधर है? नीचे की तरफ है, ठीक है, इतनी बात। एमजी भी नीचे और आप भी नीचे जा रहे हो, तो एक बात बताओ, आपकी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है बढ़ रही है? घट रही है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स खुद वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा घटेगी, और अगेंस्ट वर्क होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ेगी।
अरे क्लियर है? एक बात बताओ, सृष्टि को पढ़ने के लिए भेजना है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी या घटेगी? जल्दी बोलो। बढ़ेगी। और सृष्टि जैसे ही यहां से भाग के दोबारा से टीवी देखने आई तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसको मजा ही यहां आ रहा था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो अब तो मैंने आपको क्या डेफिनेशन दी? वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्या हो गया? गायब क्यों हो गया सब? ये गायब ही हो गया। अच्छा, आ गया। ठीक है भाई, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब सुनो एक मिनट, अब एक और काम करते हैं, रुक जाओ ध्यान से। इसका फोन आ रहा है, चलो आप लिखो, जरा लिखो। if conservative force opposes change of system, if conservative force opposes change of system, change of state of system, हम फिजिक्स के टर्म्स में बात करें, ठीक है। if conservative force opposes change in state of system, ठीक है, if conservative force opposes change in state of system, then potential energy of system increases, potential energy of system increases, क्लियर है भाई? देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। कोई दिक्कत है इसमें? अबे निकम्मो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। बट इफ कंजर्वेटिव फोर्स एड्स मतलब लाना चाहता है, ठीक है, इतनी बात। इफ कंजर्वेटिव फोर्स एड्स चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम, अरे यार छत से तुझे हल्का सा धक्का दे दूं अपने आप गिर जाएगा। और कौन गिरा रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स ही गिरा रहा है, ठीक है। इफ कंजर्वेटिव फोर्स एड्स चेंज इन state of system, if conservative force aids change in state of system, then potential energy of system decreases, potential energy of system decreases। ये तो डेफिनेशन हो गई कंजर्वेटिव फोर्स की कि भाई इसके अगेंस्ट किया गया वर्क पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, क्लियर है? अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं कंजर्वेटिव फोर्स की, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये प्रॉपर्टी है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। इसको कभी डेफिनेशन में नहीं डालोगे, किताबों में इसी को डेफिनेशन में डाल रखा है जो कि गलत है, ठीक है। ये सिर्फ प्रॉपर्टी है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आप सही किताब पढ़ो, एच सी वर्मा या अपना क्या कहते हैं एनसीईआरटी, तो वहां पर इनको डेफिनेशन नहीं बोला गया है। उन्होंने डेफिनेशन ऐसी जगह दे रखी कि आपको छुपी हुई सी मिलेगी, नजर ही नहीं आएगी, ठीक है। बाकी किताबों में सब में यही डेफिनेशन दे दी गई है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे लिख भी रहे थे कि ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स, ये नहीं होता, ये प्रॉपर्टी है। लिखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स does not depend on path work done by conservative force does not depend on path, ठीक है, depends only on initial and final states, गगन ने बोला स्टेट फंक्शन है ये नहीं स्टेट फंक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इतनी बात। तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रेफर्ड एज स्टेट फंक्शन, ठीक है, इतनी बात। थर्मोडायनेमिक्स चल रहा होगा ना, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या कहा आपसे
क्या होता है स्टेट फंक्शन? पाथ क्या चीज होती है फिर? क्या चीज? व्हाट इज स्टेट ऑफ फंक्शन, मतलब सिस्टम? स्टेट क्या होती है सिस्टम की? थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में बताना, क्योंकि ये मैकेनिक्स चल रही है, तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो। व्हाट इज स्टेट ऑफ सिस्टम? वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ठीक है, पी वी टी से रिप्रेजेंट होता है। कंडीशन ऑफ गैसियस सिस्टम एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। और फिर अब पाथ क्या होता है? जिस प्रोसेस से स्टेट में चेंज आता है, ठीक है, जो प्रोसेस, नहीं प्रोसेस, जैसे पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब इक्वेशन जो बनी, तो ये प्रोसेस है ना, पी वी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उस पाथ पे चलेगा, दैट इज प्रोसेस, ठीक है। वो पाथ हो गया। अब उसमें एक इनिशियल वाली पोजीशन और एक फाइनल वाली पोजीशन, वो हमारी क्या हो गई? स्टेट्स हो गई, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी देखेंगे। अच्छा, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ये कहां तक सही है बात? गैसियस स्टेट में आपने जो पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स उसकी बात कर रहा हूं मैं, अभी यहाँ लग जाएगा तो। आपने जो पढ़ा है वो स्टेट पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? स्टेट पढ़ा है आइडियल गैस के लिए, सिर्फ आइडियल गैस के लिए। कहीं भी स्टेट फंक्शन जब भी बोला जाए तो दैट इज ओनली फॉर आइडियल गैस, नॉट फॉर एनी अदर टाइप ऑफ गैस, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। वहां खेल बदल जाएंगे, चलो बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। अब क्या कहानी है? अरे पढ़ाऊंगा मैं सारा का सारा चैप्टर, चिंता ना करो, पूरा थर्मोडायनेमिक्स मुझे कराना है एक बार। अब सुनो भाई, अब क्या इशू है हमारे पास? मैंने क्या कहा आपसे, क्या बोल रहा था मैं, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ बट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। अब एक काम करते हैं बेटा, देखो एक मिनट, मान लो हमारे पास एक ही इंक्लाइन है बेटा, ठीक है। एक ब्लॉक हमारा एक बार इस वाले इंक्लाइन पे ऐसे स्लाइड करता हुआ नीचे पहुंचा, ये इनिशियल स्टेट है और ये हमारी फाइनल स्टेट है, ठीक है, इतनी बात। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। चलो पहले तो एग्जांपल लिख लो कुछ, लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, अभी स्प्रिंग फोर्स मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद, जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी खत्म करेंगे मैं स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे पहले, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एटसेट्रा, बहुत है भाई, आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है, आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। अभी कंजर्वेटिव पढ़ रहे हैं तो उसी पे डिफरेंट, उसी को देखें। अब एक चीज देखो, इस ब्लॉक को यहां से यहां आने का वर्क डन, ठीक है, इनिशियल से फाइनल, ये एक काम करते हैं, रास्ता थोड़ा सा अलग कर देते हैं, फाइनल दोनों की अलग अलग। दो बना दूं, एक ही में बनाने में दिक्कत आएगी। ठीक है भाई,
मैंने रास्ते दो कर दिए, एक ऐसा कर दिया बुरा और एक ये वाला। यहां से ब्लॉक यहां फाइनल पहुंच रहा है और एक बार यहां से ब्लॉक यहां फाइनल पहुंच रहा है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दोनों केसेस में निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं बेटा, mg वाला फोर्स ऐसे लगेगा, कंजर्वेटिव फोर्स mg है, इसी का वर्क देखना है, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ या ना, जल्दी बताओ, ऐसा ही है या नहीं है? mg कांस्टेंट है या नहीं, पहले बता दो। अबे mg कांस्टेंट है निकम्मो, हाँ या ना? अरे ग्रेविटेशनल फोर्स इज कांस्टेंट, अरे बोलो यस और नो। ठीक है, अब क्या कहानी है जरा देखो, वर्क डन इज इक्वल टू mg डॉट s, mg का मैग्नीट्यूड mg, s का s, एंड दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा, तो कितना cos 90 माइनस अल्फा, इट कम्स आउट टू बी mg s sin अल्फा, एंड s sin अल्फा इज h, हाँ या ना? s sin अल्फा h हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे यस और नो? ठीक है, अब यहां आ जाते हैं। सबसे पहले ये mg वेक्टर और ये हमारा s1, ठीक है, और जब यहां पहुंचेगा तो ये mg वेक्टर और ये हमारा s2, तो वर्क डन इज mg डॉट s1 प्लस mg डॉट s2। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? जल्दी बताओ भाई, कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे, नहीं है। अब वर्क डन इज mg s1 cos 90 माइनस थीटा 1 प्लस mg s2 cos 90 माइनस थीटा 2। कोई इशू है इस चीज में? जल्दी बताओ मुझे, किसी को इशू हो तो बता दो, है किसी को दिक्कत? नहीं है? ठीक है, अब W कैन बी रिटन एज mg s1 sin थीटा 1 प्लस mg s2 sin थीटा 2। बेटा जरा देखो, ये हो गया h1 और ये हो गया h2, तो s1 sin थीटा 1 इज h1 एंड s2 sin थीटा 2 इज व्हाट? h2। तो W इज इक्वल टू mg h1 प्लस mg h2, दैट इज W इज इक्वल टू mg h1 प्लस h2 इज व्हाट? h। सेम आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सेम दोनों से। तो क्या वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड कर रहा है। अरे क्लियर है? अगर मैं रास्ता ऐसा भी कर देता, देखो एक मिनट, तब भी यहां से यहां तक का ग्रेविटी का वर्क क्या आता? mgh ही आता। ठीक है भाई, ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? अब आप एक चीज देखो, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आप एक काम करो, मैंने एक बात बोल दी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। दूसरी प्रॉपर्टी लिखो। अब मैं क्या कह रहा था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज लूप, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। क्लोज लूप का मतलब क्या है भाई? क्लोज लूप का मतलब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। ठीक है इतनी बात, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। ठीक है इतनी बात।